हेलो बच्चों, आज आपके इस गामा फिजिक्स क्लासेज का थर्ड लेक्चर आ रहा है जो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर से है। इसमें के जो टॉपिक होंगे वो कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात होगी। जैसे आपने अभी तक पढ़ा कि चार्ज का क्वांटाइजेशन होता है, जो हमारे फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में सब क्लियर हो चुका है। अगर किसी ने नहीं देखा है वो लेक्चर तो ऊपर आई बटन क्लिक करें, उसमें दिखाई पड़ेगा आपको, उसमें सब लिंक आ जाएंगे। और आप चाहें तो सीधे चैनल सर्च कर सकते हैं, गामा फिजिक्स क्लासेज बाय रमाशंकर सिंह। तो आज जो टॉपिक है ये कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये हुआ कि चार्ज का सतत वितरण, लेकिन सतत तो वैसे एक तरीके सतत कहने के बजाय हम सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कहें तो ज़्यादा अच्छा है। देखिए, सिमेट्रिक चार्ज तीन तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है। एक तो वन डायमेंशनल, ये लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कोई वायर है उसको आप अगर चार्ज करेंगे तो इस पूरे वायर पर चार्ज का सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, ये वन डायमेंशनल। जैसे कोई वायर, शेप कोई भी हो, कोई वायर है मान लीजिए, तो ये कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज आपने दिया तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पूरे वायर पर सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, तो ये वन डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ऐसे ही अगर मान लीजिए कोई कंडक्टर है उसको चार्ज किया जाएगा तो कंडक्टर को दिया गया चार्ज उसके पूरे सरफेस पर सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो ये टू डायमेंशनल हो गया। तो वन डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और टू डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये पूरी एरिया पर, सरफेस एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो इसको सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। सरफेस, ये वन डायमेंशनल है, और दूसरा है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे ये है कोई सरफेस है, इसको चार्ज किया आपने तो चार्ज पूरे सरफेस पर सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट हुए, तो ये सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और तीसरा ये टू डायमेंशनल में हो गया। और तीसरा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मान लीजिए कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें पूरे वॉल्यूम में, जैसे मान लीजिए कि ये कोई पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, तो ये वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये थ्री डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। वन डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, टू डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, और थ्री डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर चर्चा होगी। देखिए, ये कोई मान लीजिए कि इस वन डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें मान लो डीएल लेंथ है, डीएल, ये कोई इंस्टेंट बहुत अल्प दूरी है, डीएल लेंथ पर चार्ज डीक्यू है। डीएल लेंथ पर चार्ज कितना है बच्चों? dq। तो यूनिट लेंथ पर चार्ज कितना हो जाएगा? dq अपॉन dl। ये जो यूनिट लेंथ का जो चार्ज है इसको ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है। क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी डिनोटेड बाय लैम्डा। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या हुई? किसी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में यूनिट लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज को लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं, और लैम्डा बराबर dq अपॉन dl। तो इसका यूनिट क्या बन जाएगी? dq चार्ज है कूलाम, और dl लेंथ है तो कूलाम पर मीटर। ये हो गया वन डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। मान लीजिए कि किसी ऑब्जेक्ट को जो आपने चार्ज दिया वो पूरा चार्ज इसके पूरे सरफेस पर सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट हुआ, सममित वितरण हो गया, और इसके ds एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज dq है। ds सरफेस एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज dq है, तो यूनिट सरफेस एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज हो जाएगा dq अपॉन dl। इस यूनिट सरफेस एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज को सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं, और इसको रो से डिनोट करते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी डिनोटेड बाय रो। तो क्या हो जाएगा इसमें यूनिट क्या बनेगी बेटे? कूलाम पर। ये यूनिट सरफेस एरिया है तो dq अपॉन ds। तो ds क्या है? सरफेस एरिया है। ds सरफेस एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज dq, तो यूनिट सरफेस एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज dq अपॉन ds। यूनिट सरफेस एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज को
सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी रो बराबर डी क्यू अपान डी एस, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी डी क्यू अपान डी, डी क्यू माने कूलाम चार्ज हो गया, डी एस माने एरिया मीटर स्क्वायर। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। अब वॉल्यूम चार्ज, ये 2 डायमेंशन की बात थी, अब 3 डायमेंशन की बात करते हैं। मान लो कोई ऐसी ऑब्जेक्ट है जिसको चार्ज करने पर सारा चार्ज उसके पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो डीवी वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज डी क्यू है। यूनिट वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज क्या हो जाएगा बच्चों, डी क्यू अपान डीबी। इस यूनिट वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज को वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहते हैं, डिनोटेड बाई सिग्मा, डिनोटेड बाई सिग्मा। तो सिग्मा क्या हो गया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी कूलाम पर मीटर क्यूब। तो ये 1 डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, 1 डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है, यूनिट लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेमडा, लेमडा बराबर डी क्यू अपान डी एल। 2 डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में यूनिट सरफेस एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज डिनोटेड बाई रो, रो बराबर डी क्यू अपान डी एस। और 3 डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में यूनिट वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज को वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहते हैं, रिप्रेजेंटेड बाई सिग्मा इक्वल टू डी क्यू अपान डी बी। तो ये हो गया कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण किसी पॉइंट चार्ज पर लगने वाले फोर्स की बात करते हैं। फोर्स एक्टिंग ऑन पॉइंट चार्ज ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, किसी बिंदु आवेश पर सतत आवेश वितरण के कारण लगने वाले बल की बात करते हैं। किसी बिंदु आवेश पर सतत आवेश वितरण के कारण लगने वाला बल क्या होगा ये पता कर रहे हैं, इसकी जानकारी। बिंदु आवेश पर लगने वाला बल सतत आवेश वितरण के कारण, तो सतत आवेश वितरण कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 3 प्रकार के आपने पढ़ा, एक तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो तीनों के कारण बात होगी। तो किसी बिंदु आवेश पर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण लगने वाला बल, मान लीजिए ये यहाँ पर ये कोई लीनियर ऑब्जेक्ट है, लाइन है, कोई वायर है, इसको आपने चार्ज किया और इसके डीएल लेंथ पर चार्ज डी क्यू है। ये डीएल लेंथ है, इस पर चार्ज डी क्यू है। यहाँ पर ये डीएल लेंथ है, ये बहुत कम लेंथ है, डीएल लेंथ बहुत कम है और इस पर चार्ज डी क्यू। ये डीएल लेंथ है, इस पर चार्ज कितना है बेटे, डीएल लेंथ पर चार्ज डी क्यू है। इस पॉइंट को हम चलो ए कह देते हैं, पॉइंट ए। अब इस डी क्यू चार्ज के कारण यहाँ पर इस पॉइंट ए का जो पोजीशन वेक्टर है ये मान लीजिए आर है। पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर ओ ए ये R1 है। पोजीशन वेक्टर की बात हो चुकी है, पोजीशन वेक्टर हमारे सेकंड लेक्चर में हो गया है, उसको आप देख लीजिएगा, आई बटन क्लिक करेंगे उस पर आ जाएगा। इस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण किसी पॉइंट चार्ज Q पर लगने वाले फोर्स की बात करते हैं। इस पॉइंट चार्ज Q पर लगने वाला फोर्स, ये पॉइंट चार्ज Q पॉइंट B पर है, पॉइंट A पर DQ चार्ज है, DL लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है, DL लेंथ बहुत कम है। इस DQ चार्ज के कारण बिंदु B पर जो आवेश रखा हुआ है Q, इस पर लगने वाले बल की बात हम कर रहे हैं, इस पर लगने वाले बल की गणना करेंगे। बिंदु B का पोजीशन वेक्टर मान लीजिए R है। बिंदु B पर बिंदु A के आवेश DQ के कारण लगने वाला बल, चूंकि ये इस अल्पांश है, बहुत कम आवेश DQ है, तो लगने वाला बल अगर हम DF कहें, DF बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर अकॉर्डिंग कूलम्स लॉ। तो Q1 की जगह पर Q, Q2 की जगह पर DQ अपान R स्क्वायर। अब R स्क्वायर तो यहाँ AB की बात करते हैं, तो अगर AB का वेक्टर फॉर्म कहें तो ये हो जाएगा OB माइनस OA, R माइनस R1। क्या हो जाएगा बेटे, वेक्टर R माइनस वेक्टर R1 का होल स्क्वायर करेंगे, इसका होल स्क्वायर। और चूंकि पोजीशन वेक्टर, ये वेक्टर की बात करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा यूनिट वेक्टर अलोंग डायरेक्शन ऑफ AB, यूनिट वेक्टर अलोंग डायरेक्शन ऑफ AB। तो ये यूनिट वेक्टर होता है, ये वेक्टर बटे इसका
मॉड, तो क्या आ गया, डी एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू डी क्यू अपान आर माइनस R1 का मॉड है ये, हो स्क्वायर कभी वेक्टर नहीं होता, इसका क्यूब हो जाएगा जब यूनिट वेक्टर की वैल्यू रखेंगे, और ये हो जाएगा R माइनस R1, वेक्टर R माइनस R1। ये ड्यू टू चार्ज डी क्यू, फोर्स ऑन चार्ज क्यू। लेकिन अगर पूरे फोर्स की बात करते हैं, अगर पूरा फोर्स F कहें तो इसका इंटीग्रल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू डी क्यू अपान मॉड ऑफ R माइनस R1 का होल क्यूब, और यहाँ हो जाएगा वेक्टर R माइनस वेक्टर R1। लेकिन अब यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी, यहाँ पर लीनियर चार्ज डेंसिटी को आपने लेम्डा से रिप्रेजेंट किया था। अभी लेम्डा बराबर होता है डी क्यू अपान डी एल, तो डी क्यू बराबर कितना हो जाएगा बेटे, डी क्यू बराबर लेम्डा डी एल, तो यहाँ लेम्डा डी एल रख देंगे डी क्यू की जगह पर। तो ये आ गया बेटा एफ बराबर, यहाँ लिख देते हैं एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और डी क्यू की जगह पर लेम्डा डी एल, तो क्या हो जाएगा लेम्डा क्यू डी एल अपान वेक्टर R माइनस R1 का होल क्यूब मॉड ऑफ, और ये हो जाएगा वेक्टर R माइनस R1। ये आ गया किसी पॉइंट चार्ज पर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण लगने वाला फोर्स। अब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बजाय अब सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण किसी पॉइंट चार्ज पर लगने वाले फोर्स की बात होगी। फोर्स एक्टिंग ऑन पॉइंट चार्ज ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की जब हम बात करेंगे तो चार्ज पूरे सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होंगे। कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होंगे बच्चों, चार्ज पूरे सरफेस एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। मान लीजिए कोई सरफेस है, ये कोई सरफेस है, इसको आपने पूरा चार्ज दिया Q, और इस सरफेस का पॉइंट A है, यहाँ का जो बहुत अल्प आवेश है DQ, अल्प आवेश DQ सरफेस एरिया DA पर है। DA सरफेस एरिया पर पॉइंट A पर सरफेस एरिया DA है, बहुत अल्पांश है ये। इस सरफेस एरिया DA पर चार्ज DQ है। इस सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण चार्ज Q पर लगने वाले फोर्स की गणना करेंगे हम। तो यही कूलाम्स लॉ लगाएंगे, तो ये हो जाएगा वेक्टर DF बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू डी क्यू अपान मॉड ऑफ R माइनस R1 का होल क्यूब, और यहाँ हो जाएगा बेटे वेक्टर R माइनस वेक्टर R1। लेकिन यहाँ पर चूंकि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस पर हुआ है, इसलिए यहाँ हम क्या रखेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और सरफेस चार्ज डेंसिटी रिप्रेजेंटेड बाई रो। ये हो जाएगा डी क्यू अपान डी एस, या डी क्यू अपान डी ए भी कह सकते हैं। यहाँ डी ए और डी एस भी सरफेस एरिया के रूप में यूज किया जाता है, डी ए भी सरफेस एरिया के रूप में यूज किया जाता है। तो यहाँ डी एस के बजाय चाहो आप तो डी ए कह सकते हो, दोनों रख सकते हैं। तो डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से डी क्यू बराबर, बोलो डी क्यू बराबर रो डी ए, यहाँ रख देते हैं। तो ये आ गया बेटे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डी क्यू की जगह पर रो डी ए अपान मॉड ऑफ R माइनस R1 का होल क्यूब, और यहाँ वेक्टर R माइनस वेक्टर R1। अगर पूरे फोर्स की बात करें तो F बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर इंटीग्रेट कर देंगे, F बराबर वेक्टर F बराबर इंटीग्रल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 यहाँ रो Q अपान R माइनस R1 का होल क्यूब, मॉड है R माइनस R1, और यहाँ DA, ये DA। तो ये बिंदु आवेश पर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण लगने वाला बल हो गया। अब बिंदु आवेश पर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। मान लीजिए
कि जो चार्ज आपने इस ऑब्जेक्ट को दिया है, ये पूरा चार्ज इसके पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है बच्चों? पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे वॉल्यूम में हो रहा है। ये वॉल्यूम में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। ये पॉइंट ए ही है, पॉइंट ए है और इसके पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। मान लीजिए अल्पांश आयतन डी वी है, डी वी आयतन में डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज डी क्यू है। अब पूरे आयतन में डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज कुल मिलाकर के क्यू है, तो यहाँ पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लगेगी। क्या लगेगी? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या होता है? अभी बात हुई है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज ऑन यूनिट वॉल्यूम, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा। ये हो जाएगा डी क्यू अपान डी वी। तो ये डी क्यू चार्ज के कारण इस पॉइंट बी पर रखे चार्ज क्यू पर लगने वाले बल की बात करें, डी क्यू चार्ज के कारण पॉइंट बी पर रखे डी क्यू चार्ज के कारण पॉइंट बी पर रखे चार्ज क्यू पर लगने वाला बल अगर डी एफ कह रहे हैं, तो डी एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्यू डी क्यू अपान यही r माइनस आर वन वेक्टर का फॉर्म है, मॉड ऑफ r माइनस आर वन का होल क्यूब और यहाँ r माइनस आर वन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर डी क्यू की जगह पर यहाँ से क्या रखेंगे बेटे? डी क्यू बराबर बोलो सिग्मा डी वी, जहाँ सिग्मा क्या है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। सिग्मा क्या है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रख देंगे, तो यहाँ हो गया डी एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू और डी क्यू की जगह पर सिग्मा डी वी वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर वन का होल क्यूब वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर वन। अगर टोटल फोर्स की बात करें तो इंटीग्रेट कर देंगे, तो टोटल फोर्स एफ एक्टिंग ऑन चार्ज क्यू ये हो जाएगा इंटीग्रल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 सिग्मा क्यू अपान वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर वन का मॉड है होल क्यूब, और यहाँ हो जाएगा बेटे वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर वन, और ये डी वी यहाँ लगा दो। ठीक है, ओके। तो किसी पॉइंट चार्ज पर सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण लगने वाला फोर्स तीनों प्रकार से हो गया, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण। तो ये इस टॉपिक के बाद अब नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा टॉपिक है? इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप समझ लो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों एक जरूरी बात ये करना है कि ये जो पढ़ाया जा रहा है इसको वीडियो देख करके नोट्स बनाइए, अच्छा नोट्स बनाइए। नोट्स अपना जब बनाएंगे तो उसकी बात ही और होगी। बढ़िया नोट्स बनाइए, सारी बातें क्लियर होती हैं। अगर बीच में कोई भी प्रॉब्लम आती है, जरा भी प्रॉब्लम आए, आप कमेंट करिए, वो प्रॉब्लम आपकी दूर की जाएगी। आगे चलकर ये इसके साथ हम पीडीएफ भी दे देंगे, लेकिन अपना नोट्स बनाएंगे तो उसकी बात ही और होगी, कोई भी सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो अगला जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है पहले ये तो जानो। देखिए कूलाम्स लॉ में ये क्लियर हो गया कि दो सजातीय आवेश सिमिलर चार्ज एक दूसरे को रिपल करते हैं और अपोजिट नेचर के चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब मान लीजिए यहाँ कोई चार्ज रखा आपने, यहाँ कोई भी चार्ज रखा, यहाँ जब कोई चार्ज रखेंगे, मान लो ये पॉजिटिव नेचर का चार्ज आपने रखा प्लस क्यू, तो इस पॉजिटिव चार्ज के चारों ओर अगर यहाँ स्पेस में हम कंसीडर करें, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, तो इसके चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र होगा कि उस क्षेत्र के भीतर कोई दूसरा पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये उसको रिपल करेगा। अगर इस क्षेत्र के भीतर कोई दूसरा नेगेटिव चार्ज आएगा इसके चारों ओर के उस क्षेत्र में, तो ये उसको अट्रैक्ट करेगा।
किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके भीतर कोई दूसरा आवेश लाए जाने पर उस आवेश पर वैद्युत बल का अनुभव हो, इलेक्ट्रिक फोर्स का अनुभव हो, उस क्षेत्र को ही इस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। फिर से सुनो बेटे, किसी आवेशित कण के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके भीतर कोई दूसरा आवेश लाए जाने पर वैद्युत बल का अनुभव होता है, उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्लियर? वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा समझ में आ गई। अब वैद्युत क्षेत्र के बाद कुछ एक ऑब्जर्वेशन चार्ज पर आप थोड़ा सा ध्यान दे दो। ऑब्जर्वेशन चार्ज या परीक्षण आवेश कहते हैं। परीक्षण आवेश या ऑब्जर्वेशन चार्ज क्या होता है? ऑब्जर्वेशन चार्ज बहुत ही अल्प मान का टेस्ट चार्ज होता है। अगर कुछ ना बोला जाए उसके बारे में तो आप पॉजिटिव नेचर का ही मानेंगे। पॉजिटिव नेचर का बहुत अल्प आवेश परीक्षण आवेश कहलाता है, ऑब्जर्वेशन चार्ज कहलाता है, और इसको टेस्ट चार्ज भी कहते हैं। टेस्ट चार्ज इसलिए कहा जाता है कि ये प्रायः कोई चीज़ टेस्ट करने के लिए इसी को यूज करते हैं। तो टेस्ट चार्ज क्या होता है बेटे? रिप्रेजेंटेड बाई QO, O फॉर ऑब्जर्वेशन। ये टेस्ट चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव नेचर का अल्प आवेश परीक्षण आवेश कहलाता है। तो वैद्युत क्षेत्र क्लियर हो गया। अब वैद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज क्या होती हैं? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज, पहले डेफिनेशन सुनिए ठीक से ध्यान देकर। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? वैद्युत बल रेखाएं किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर, किसके भीतर? वैद्युत क्षेत्र के भीतर खींची गई वे काल्पनिक, इमेजिनरी, काल्पनिक निष्कोण रेखाएं हैं। वैद्युत बल रेखाएं किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर खींची गई वे काल्पनिक निष्कोण रेखाएं हैं जो स्वतंत्र और पृथक्कृत, आइसोलेटेड, स्वतंत्र और पृथक्कृत धन परीक्षण आवेश के चलने से बनती हैं। परिभाषा समझ में आई? वैद्युत बल रेखाएं किसी वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक निष्कोण रेखाएं हैं जो स्वतंत्र एवं पृथक्कृत धन परीक्षण आवेश के चलने से बनती हैं। वैद्युत बल रेखाएं हो गई। अब वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या हैं? वैद्युत बल रेखाओं की विशेषताएं क्या हैं? वैद्युत बल रेखाओं की विशेषताएं, तो पहली विशेषता ये है कि वैद्युत बल रेखा, ये मान लो पॉजिटिव नेचर का चार्ज है, एक यहाँ निगेटिव नेचर का चार्ज है। हमेशा परिभाषा पर जो भी डेफिनेशन बताई इस पर विचार करिए। वैद्युत बल रेखाएं किसी वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक निष्कोण रेखाएं हैं जो स्वतंत्र एवं पृथक्कृत धन परीक्षण आवेश के चलने से बनती हैं। अब यहाँ देखिए, अगर कोई टेस्ट चार्ज पॉजिटिव नेचर का लाएंगे तो ये धनावेश उसको प्रतिकर्षित करेगा और ऋणावेश उसको आकर्षित करेगा। तो गुण क्या हो गया? पहला गुण तो ये हो गया, वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलती हैं और ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। तो धनावेश से निकली, ऋणावेश पर समाप्त हो गई, धनावेश से ऋणावेश की ओर दिष्ट हो गई। तो पहली प्रॉपर्टी क्या हुई? वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। अच्छा, मान लीजिए कोई एक अकेला आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है, इसके आसपास में कोई दूसरा चार्ज नहीं है, तो इसके पास अगर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लाओगे आप, तो ये पॉजिटिव नेचर का चार्ज उस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रिपल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो ये कहाँ तक जाएगा? जहाँ तक इसका प्रतिकर्षण बल लगेगा, मतलब अनंत तक कह सकते हो आप। तो क्या किसी स्वतंत्र, दूसरा गुण क्या हो गया? किसी स्वतंत्र धनावेश के कारण खींची गई वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से दूर की ओर दिष्ट होती हैं। देखिए, दूर की ओर, चाहे जिधर जाएंगे दूर की ओर, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो दो गुण हो गया। अब तीसरा गुण देखिए, वैद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर अगर स्पर्शी खींच दिया जाए, जैसे एक वैद्युत बल रेखा ये है, देखो बेटे ये है वैद्युत बल रेखा, ठीक है, वैद्युत बल रेखा ये हो गई। वैद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर टेंजेंट, स्पर्शी खींचा जाए
तो यह स्पर्शी उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंट करता है। वैद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शी उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। तीसरा गुण ये हो गया। चौथा गुण ये है कि कोई दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। कोई दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। ये वाला पॉइंट थोड़ा गौर से सुनिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जा चुका कई बार बोर्ड में भी। देखिए, अगर मान लीजिए कोई एक वैद्युत बल रेखा ये है, एक वैद्युत बल रेखा ये है और दूसरी वैद्युत बल रेखा हम यहाँ इंटरसेक्ट करवा देते हैं। चलो एक उदाहरण दे रहे हैं कि वो इंटरसेक्ट करवाया। अब देखिए दिक्कत क्या आई, क्यों नहीं इंटरसेक्ट करती, ये बात क्लियर हो जाएगी। इस वाली वैद्युत बल रेखा पर विचार करें। इस वैद्युत बल रेखा के कारण यहाँ जहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहाँ पर अगर टेंजेंट ड्रा करें तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर की ओर हो गई। और इस वाली वैद्युत बल रेखा के आधार पर, ये जो वैद्युत बल रेखा है बेटे, इसके आधार पर इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा पूछी जाए तो यहाँ टेंजेंट ड्रा करेंगे तो ये इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो गई, एक तो इस बल रेखा के कारण, एक इस बल रेखा के कारण। तो जहां पर दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, वहां पर एक ही पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की दो अलग अलग दिशाएं प्रदर्शित होने लगेंगी, जबकि वास्तव में ऐसा संभव नहीं है। मतलब एक ही बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो अलग अलग दिशाएं संभव नहीं है। तो ये बात समझ में आ गई। कोई दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित इसलिए नहीं करती हैं क्योंकि प्रतिच्छेद बिंदु पर दो स्पर्शियां खींची जा सकती हैं जो एक ही बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो अलग अलग दिशाओं को प्रदर्शित करेंगी। इसीलिए ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि एक ही पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं संभव नहीं हैं। अच्छा, अब मान लीजिए कोई निगेटिव नेचर का चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है। निगेटिव चार्ज के कारण वैद्युत बल रेखाएं उस आवेश की ओर दिष्ट होती, क्योंकि स्वतंत्र अगर टेस्ट चार्ज पॉजिटिव नेचर का लाओगे तो निगेटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा। तो पृथक्कृत ऋण आवेश के कारण खींची गई वैद्युत बल रेखाएं ऋण आवेश की ओर दिष्ट होती हैं। मान लीजिए दो परस्पर विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे के समीप रखे हुए हैं। दो परस्पर विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे के समीप अगर रखे हैं, एक पॉजिटिव नेचर का है दूसरा निगेटिव नेचर का है, तो वैद्युत बल रेखाएं पॉजिटिव चार्ज से निकलकर निगेटिव चार्ज पर समाप्त हो जाती हैं। इनकी दिशा हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव की ओर दिष्ट होगी। ये हो गई दो परस्पर विपरीत आवेशों के कारण खींची गई वैद्युत बल रेखाएं। अगर दो सजातीय आवेश, मतलब दोनों पॉजिटिव हैं, मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज ये है एक पॉजिटिव चार्ज ये है, तो दो सजातीय आवेशों के कारण खींची गई वैद्युत बल रेखाएं देखिए कैसे होंगी। ये पॉजिटिव चार्ज है तो वैद्युत बल ये रिपल्स करेगा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, ऐसे रिपल्स करेगा, ऐसे रिपल्स करेगा, ऐसे रिपल्स करेगा, ऐसे रिपल्स करेगा। तो दो सजातीय आवेश दोनों पॉजिटिव नेचर के हैं, इनके कारण खींची गई वैद्युत बल रेखाएं ये होंगी। और इनके बीच एक ऐसा पॉइंट होगा बच्चों जहां पर वैद्युत क्षेत्र का मान शून्य हो जाएगा। ये अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज या दोनों निगेटिव चार्ज मैग्नीट्यूड में समान हैं तो एक पॉइंट इनको मिलाने वाली रेखा के ठीक बीच में मिलेगा। यहाँ पर नेट वैद्युत क्षेत्र जीरो होगा, ये न्यूट्रल पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूट्रल पॉइंट। इसी तरीके से अगर दो निगेटिव नेचर का चार्ज है, दोनों चार्ज निगेटिव नेचर के हैं, तो वैद्युत बल रेखाओं का स्वरूप यही रहेगा, बस इनका डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा बेटे, क्योंकि निगेटिव चार्ज के कारण वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत बल रेखाएं टुवर्ड्स द चार्ज होती हैं, तो इनका डायरेक्शन इधर हो जाएगा। और अगर इनके मान बराबर हैं तो न्यूट्रल पॉइंट, उदासीन बिंदु इनको मिलाने वाली रेखा के ठीक बीच में होगा। लेकिन अगर ये दो सजातीय आवेशों के मान बराबर नहीं हैं तो न्यूट्रल पॉइंट इनको मिलाने वाली रेखा पर कम मान वाले आवेश की ओर विस्थापित हो जाएगा। न्यूट्रल पॉइंट इनको मिलाने वाली रेखा पर कम मान वाले आवेश की ओर विस्थापित हो जाएगा।
ओके, इतना टॉपिक रहेगा आज का, इसको आप गौर से देखिए और अपना नोट्स जरूर बनाओ बच्चों, बढ़िया नोट्स बनाओ। कोई दिक्कत आती है कमेंट करिए, आपकी प्रॉब्लम 100% रिमूव की जाएगी। ओके, थैंक्स।